ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियोपोरोसिस दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, ओस्टियो एंड पोरोसिस। ओस्टियो जो होता है इज ए सिनोनिम ऑफ बोन और पोरोसिस मतलब होता है पोर्स। ये एक ऐसी पैथोलॉजिकल कंडीशन होती है जिसके अंदर बोन्स के अंदर पोर्स या कैविटीज, बोन ज़्यादा पोरस होना शुरू हो जाती है। इसकी क्या क्या वजह होती है, इसकी क्या टाइप्स होती हैं, क्या ट्रीटमेंट, क्या प्रिवेंशन होंगी, वो डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा हम जनरल देखते हैं बोन के बारे में। हमारी जो बोन होती है वो क्या करती है, रीमॉडलिंग करती है। रीमॉडलिंग कैसा प्रोसेस होता है, ये कैसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर ओल्ड बोन हमारी वो रिजॉर्व कर ली जाती है स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स के साथ ओस्टियोक्लास्ट, और जो नई बोन बनाई जाती है विद स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स ओस्टियोब्लास्ट। दो तरह के सेल्स, ओस्टियोक्लास्ट्स एंड ओस्टियोब्लास्ट। अब ये जो हमारे पास बोन की रिमॉडलिंग होती है ये किस चीज़ पे डिपेंड कर रही होती है, इनके कब होनी है, कब होनी है, कैसे, ये डिपेंड कर रही होती है हमारी कैल्शियम के लेवल पर। अब जो कैल्शियम लेवल होता है ना, ये फर्दर तीन चीज़ों से कंट्रोल किया जाता है। एक हमारे पास हमारा पैराथोर हार्मोन, दूसरा हमारा कैल्सिटोनिन हार्मोन, तीसरा हमारे पास विटामिन डी। पैराथॉर्मोन, कैल्सिटोनिन एंड विटामिन डी जो है ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि कैल्शियम लेवल को मेंटेन रखने के लिए, और ये कैल्शियम लेवल ही हमारे पास ये किस जो में रीमॉडलिंग होती है वो इस कैल्शियम लेवल पे डिपेंड कर रही होती है। पैराथॉर्मोन, कैल्सिटोनिन और विटामिन डी किस तरह से काम कर रहे हैं कैल्शियम के अंदर। फॉर एग्जाम्पल हमारे ब्लड के अंदर, अगर हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम का जो लेवल है वो डाउन हो गया है, अब हमने इसको क्या करना है, नॉर्मल करना है, तो हमारे सिग्नल जाता है किसको, इस हार्मोन को, पैराथोर हार्मोन को। पैराथोर हार्मोन आता है, आके क्या करता है, हमारी बोन्स के ऊपर एक्ट करता है, हमारी बोन्स के ऊपर एक्ट करता है और बोन की क्या करवाना शुरू कर देता है, रिजॉर्ब करवाना शुरू कर देता है, यानी कि बोन की रिजॉर्प्शन कराएगा। जब वो बोन की रिजॉर्प्शन कराएगा तो क्या होगा, कैल्शियम रिलीज होगा और वो कैल्शियम हमारे पास दोबारा से ब्लड में आएगा और हमारा कैल्शियम का लेवल अप हो जाएगा। अब इसी तरह अगर ऑलरेडी ज़्यादा है, अब हमने क्या करना है, कैल्सिटोनिन को बुलाना है। कैल्सिटोनिन आएगा, जाएगा बोन के पास और नए सेल्स बनाना शुरू कर देगा, और जब नए सेल्स बनेंगे वो कैल्शियम को डिपॉजिट करेगा और कैल्शियम इस तरह से स्टोर हो जाएगा। और विटामिन डी क्या करता है, विटामिन डी जब हमारे पास हम किसी इनटेक करते हैं हमारे कैल्शियम का अपने फूड के अंदर, तो उसकी एब्जॉर्प्शन करवानी होती है ना, जो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम गट के अंदर, तो उसके अंदर हमारे पास रोल प्ले कर रहा होता है। तो ये तीनों चीज़ें कंट्रोल कर रही होती हैं हमारे कैल्शियम लेवल को मेंटेन कर रही होती हैं। अब जब हमारे पास ओस्टियोपोरोसिस होता है ना, उसके अंदर हमारी बोन के अंदर पोर्स बनना शुरू हो जाते हैं। पोर्स क्यों बनते हैं, क्योंकि हमारे पास बोन की मिनरल डेंसिटी कम होना शुरू हो जाती है। जब मिनरल डेंसिटी कम होती है तो ज़्यादा कैविटीज़ बनना शुरू हो जाती हैं। अब जब हमारे पास यही कुछ रीजंस होते हैं उसके कि जब हम अपनी बॉडी में कैल्शियम का इंटेक कम करेंगे, तो जब कैल्शियम कम होगा, कैल्शियम का जो है वो लेवल कम है, तो क्या करेगा हमारे पास, जब कैल्शियम बहुत कम है तो बार बार रिजॉर्प्शन होगी। जब बार बार रिजॉर्प्शन होगी तो बोन का मैस आहिस्ता 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 कम होना शुरू हो जाएगा। तो इसी तरह लो कैल्शियम लेवल, एक रीज़न इसकी ये होती है कि लो कैल्शियम लेवल, कैल्शियम सीरम लेवल। दूसरा इसकी जो वजह होती है वो होती है हमारे पास मेनोपॉज। फीमेल्स के अंदर जब ये कंडीशन आती है मेनोपॉज की, तो तब हमारे पास क्या हो जाता है, एस्ट्रोजन लेवल की क्या हो जाती है, डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाती है। जब एस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है ना, तो ये क्या कर देता है, ये कॉज करवा देता है कि जो ओस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी है ना, ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी वो क्या हो जाए, इंक्रीज। जब ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी ज़्यादा होगी तो तब भी हमारे पास क्या होना शुरू हो जाएगा, जो है वो बोन की मिनरल डेंसिटी कम होना शुरू हो जाएगी। और उसके अलावा हमारे पास होती है माइक्रोग्रेविटी की कंडीशन, फिजिकल एक्टिविटी भी हमारे पास जो है ना वो एक वजह होती है। माइक्रोग्रेविटी क्या होता है, एक ऐसी कंडीशन होती है जब हमारे पास जैसे स्पेस में जाते हैं, एस्ट्रोनॉट्स वगैरह जाते हैं, तो तब क्या होता है, उनकी बॉडी के ऊपर
जो क्योंकि उधर ग्रेविटी नहीं होती, कोई फोर्स नहीं होती, तो उनके मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम पे कोई स्ट्रेस नहीं लग रहा। जब उनके मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम पे कोई स्ट्रेस नहीं लग रहा तो उनकी जो ऑस्टियोब्लास्ट एक्टिविटी होती है वो कम होती है। मतलब नहीं जो देखो, क्योंकि जब हमारे पास स्ट्रेस पड़ता है तो उसी के नतीजे में हमारे जो है ऑस्टियोब्लास्ट जो रहता है वो काम करना शुरू करते हैं, न्यू बोन बनता है। जब उसके बाद कोई स्ट्रेस ही नहीं पड़ा तो ऑस्टियोक्लास्ट अपना काम करते हैं, तो ऑस्टियोक्लास्ट अपनी बोन को रिजॉल्व कर ही जाते हैं, लेकिन नई बोन बनती नहीं है और इसमें बोन की मिनरल डेंसिटी कम होना शुरू हो जाती है, और वही फिर आहिस्ता आहिस्ता जब वो इंक्रीज होती जाती है तो ऑस्टियोपोरोसिस होती है। अब फर्दर जाने से पहले हमें पता होना चाहिए कि जो ऑस्टियोपोरोसिस होती है ना, ये एक जैसे कह लो कि एक फर्स्ट स्टेज नहीं होती। इसकी फर्स्ट स्टेज ये होती है, एक कंडीशन होती है जिसको कहते हैं ओस्टियोपीनिया। ओस्टियोपीनिया ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। जब ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी ज़्यादा होती है तो हमारे पास बोन की मिनरल डेंसिटी कम होना शुरू हो जाती है। ये एक स्टेज है, स्टार्टिंग स्टेज, आप कह लो इनिशियल स्टेज है, किसके अंदर बोन की मिनरल डेंसिटी कम होना शुरू हो जाती है। अगर इसको चेक कर लिया जाए, इसको प्रॉपर ट्रीट कर लिया जाए तो पेशेंट को बचाया जा सकता है ऑस्टियोपोरोसिस से। लेकिन अगर ऑस्टियोपीनिया को ना देखा जाए और मजीद हमारे पास बोन की मिनरल डेंसिटी कम होती जाए तो बोन इस कदर वीक हो जाती है कि हम छोटे मोटे घर के डेली वर्क करेंगे ना तो उसी से भी हमारी बोन की पेन्स और फ्रैक्चर होना शुरू हो जाते हैं। तो यही जनरल सा था इंट्रोडक्शन टू ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोपेनिया। अब हम देख लेते हैं इसकी टाइप्स को। टाइप से पहले ना ये देखते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस किन किन लोगों में ज़्यादा कॉमन होती है। तो सबसे ज़्यादा वो कहते हैं कि जो हमारे पास एस्ट्रोनॉट्स जब स्पेस वगैरह में जाते हैं तो उनके अंदर माइक्रोग्रेविटी की कंडीशन हो जाती है, वेटलेस हो जाते हैं तो उनके ऊपर स्ट्रेस नहीं लगता उस कंडीशन में। दूसरा फीमेल एथलीट्स के अंदर भी ये ऑस्टियोपोरोसिस जो होती है ना वो एक फैक्टर होता है। फीमेल एथलीट्स का मतलब ये है कि जो फीमेल जो है वो ज़्यादा एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होती हैं, एथलीट्स जैसे जिम्नास्टिक्स वगैरह, तो उनके अंदर अगर वो लो कैलोरीज लेती हैं, ठीक है, अगर वो लो कैलोरी लेती हैं, क्योंकि एक सोशल फैक्टर होता है ना कि जो मोटे लोग होते हैं वो एक्टिविटीज़ में प्रॉपर काम नहीं कर सकते, तो वो उनको खुद को स्लिम रखने के लिए उनकी डाइट लेवल जो होता है ना उन्होंने उनको जो है ना वो थोड़ा लिमिट कर ली होती है अपनी डाइट की कि हमने ये नहीं खाना, जबकि फिर उस वजह से उनकी मिनरल डेंसिटी जो होती है वो, क्योंकि उस वजह से जो है उनकी जो है वो कैलोरीज कम होती हैं तो उसकी वजह से फिर उनके अंदर जो है वो एमेनोरिया की कंडीशन भी आना शुरू हो जाती है। ये हम डिटेल में भी पढ़ेंगे कि फीमेल एथलीट्स क्या होता है, कौन कौन से फैक्टर होते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह। तो फीमेल एथलीट्स के अंदर ये बहुत ज़्यादा कॉमन होती है। और उसके अलावा जो लोग सेडेंटरी लाइफस्टाइल होता है, जैसे सीनियर सिटीजन्स हैं, उनका जो लाइफस्टाइल होता है वो बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, सेडेंटरी होता है। सेडेंटरी का मतलब ये कि बहुत ही इनएक्टिव है, पड़े रहना, कोई काम नहीं करना, तो इनएक्टिव लाइफस्टाइल उनके अंदर भी ये बहुत ज़्यादा कॉमन होता है हमारे पास। और उसके अलावा बेड रिडन पेशेंट्स, वो पेशेंट जो किसी इंजरी की वजह से या किसी फिजिकल जो है उनके कोई प्रॉब्लम की वजह से बेड रिडन हो जाते हैं, वो काम नहीं कर सकते, तो उनके अंदर भी जो है वो पड़े पड़े उनकी बोन की जो होती है ना वो एट्रोफी होना शुरू हो जाते हैं, और यही ऑस्टियोपोरोसिस तक बात पहुंच जाती है हमारे पास। तो ये तो था जिनमें ये कॉमन होती है। अब हम इसकी देखते हैं दो टाइप्स को, यहाँ का होता है, बहुत ही सिंपल टाइप्स हैं इसकी, छोटी सी। एक होता है हमारे पास पोस्ट मेनोपॉजल, और दूसरा होता है हमारे पास सिनाइल। पोस्ट मेनोपॉज, नाम से पता चल रहा है मेनोपॉज के बाद। जब मेनोपॉज के बाद जब मेनोपॉज आता है तो क्या होता है, एस्ट्रोजन का लेवल क्या होना शुरू हो जाता है, हमारी बॉडी के अंदर कम होना शुरू हो जाता है। और जब एस्ट्रोजन का लेवल कम होगा तो वो क्या करेगा, ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को क्या कर देगा, ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देगा। ऑस्टियोब्लास्ट नॉर्मल काम करे लेकिन ऑस्टियोक्लास्ट जरूरत से ज़्यादा काम करें, बोन की ज़्यादा रिजॉर्प्शन हो रही है और उसकी वजह से हमारे पास ऑस्टियोपोरोसिस होना शुरू होता है। और इसको टाइप 1 भी कहते हैं, टाइप 1 ऑस्टियोपोरोसिस भी कहते हैं। दूसरा आता है सिनाइल। सिनाइल के अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या था, ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी ज़्यादा हो गई है, ऑस्टियोब्लास्ट नॉर्मल काम करें, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, जो हमारे पास ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं जिन्होंने बोन की फॉर्मेशन करवानी होती है, वो क्या कर देते हैं, एबिलिटी उनकी जो होती है ना लूज हो जाती है ऑफ बोन फॉर्मेशन, यानी कि बोन बनाने की जो उनकी एबिलिटी होती है ना वो क्या होना शुरू हो जाती है, ख़त्म होती जाती है आहिस्ता आहिस्ता। जब वो ऑस्टियोक्लास्ट तब नॉर्मल काम करें, अब ऑस्टियोक्लास्ट तो अपना काम कर ही जा रहे हैं, बोन की रिजॉर्प्शन करा रहे हैं, लेकिन जो ऑस्टियोब्लास्ट का काम है कि नहीं बोन बनाना, वो उसकी एबिलिटी रही नहीं, तो क्या होगा, इस वजह से भी हमारे पास क्या होना शुरू हो जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस होना शुरू हो जाता है। तो ये थी हमारे पास दो मेन टाइप्स। अब ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर क्या कंडीशंस होती हैं, मतलब क्या क्या सिम्टम्स आ रहे होते हैं, क्या चेंजेस आ रहे होते हैं। तो अगर फॉर एग्जाम्पल हमारी बोन होती है ना, तो हमारी बोन का जो हार्ड पार्ट होता है,
वो क्या होता है हमारे पास कोर्टिकल बोन, और सेंटर में और इसके एंड्स पे हमारे पास सॉफ्ट बोन पड़ी हुई होती है, उसको हम क्या कहते हैं, स्पॉन्जी बोन कहते हैं। तो कहते हैं कि जब इस स्पॉन्जी बोन के अंदर क्या होते हैं, ट्रेबिकुलाइज पोर्स बने होते हैं, तो वो जो नॉर्मल से ज़्यादा पोर्स बनना शुरू हो जाते हैं स्पॉन्जी बोन के अंदर। स्पॉन्जी बोन जो होती है वो क्या होना शुरू होती है, पोरस होना शुरू हो जाती है, बहुत ज़्यादा पोरस होना शुरू हो जाती है। और जो कोर्टिकल बोन होती है ना वो क्या होना शुरू हो जाती है, यानी कि थिन होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये कुछ चेंजेस आ रही होती है हमारी बोन के अंदर। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि कौन कौन से साइड्स पे ज़्यादा अगर ऑस्टियोपोरोसिस ज़्यादा हो जाता है तो उसकी वजह से फ्रैक्चर्स होते हैं। तो फ्रैक्चर्स के ज़्यादातर कॉमन साइड्स कौन सी होती हैं फ्रैक्चर की? ठीक, पेशेंट्स के अंदर ज़्यादा कॉमन साइड्स जो हमारे पास होती हैं फ्रैक्चर्स की, उसमें सबसे ज़्यादा आती है हमारी फीमर बोन पे। उसका जो फेमोरल नेक होती है ना, फीमर की नेक पे उधर रेडियस बोन, अल्ना बोन और हमारी वर्टिब्री के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ कि जब हमारी बॉडी वेट बेरिंग कंडीशन में होती है, कोई भी वेट उठाती है, तो सबसे ज़्यादा वेट कहाँ पर आ रहा होता है? अगर फॉर एग्जांपल ये हमारी स्पाइन है, तो ये हमारी जो है एंटीरियर साइड है, ये हमारी पोस्टीरियर साइड है। तो सबसे ज़्यादा वेट जब हमारी बॉडी उठाती है तो उसकी एंटीरियर साइड पे आता है वर्टिब्रास की। तो जो हमारे वर्टिब्रा इसके अंदर पड़े होते हैं, ऐसे ऐसे करके हमारे पास वर्टिब्रा पड़े होते हैं। अब इन वर्टिब्रा के जो एंटीरियर साइड की बॉडीज़ होती है ना, वो क्या, जब बहुत ज़्यादा प्रेशर उस पर आता है ना, तो उसकी जो होते हैं ना वर्टिब्रल बॉडी जो होती है वो क्रश हो जाती है। जब वो क्रश हो जाती है ना, वो क्रश होकर एक वेज की तरह की शेप बना देती है। तो वो जो वेज शेप जब हमारी वर्टिब्रा हो जाती है क्रश होने के बाद, तो उस कंडीशंस को हम कहते हैं, जब हमारी वर्टिब्रा जो है वो वेज शेप हो जाती है तो उस कंडीशन को हम कहते हैं ड्वागर्स हम्प। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि ड्वागर्स हम्प क्या होता है, तो ड्वागर्स हम्प ये होता है कि ऑस्टियोपोरोटिक पेशेंट्स के अंदर जब वो कोई वेट उठाते हैं, तो क्योंकि वेट जो होता है वो ज़्यादातर बॉडी के स्पाइन के हमारे एंटीरियर साइड पे आ रहा होता है, तो जो हमारे वर्टिब्रास होते हैं उनकी जो वर्टिब्रल बॉडी होती है एंटीरियर साइड से वो क्या हो जाती है, क्रश हो जाती है, और क्रश होने के बाद वेज शेप हो जाती है। और वेज शेप ये कंडीशन को हम कहते हैं ड्वागर्स हम्प कहते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस के जितने भी जो हमारे पास चेंजेस, जो सिम्टम्स आ रहे होते हैं वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं फीमेल्स के अंदर एज़ कम्पेयर टू मेल्स। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस में ये होता है कि हमारे पास जो ओस्टोपीनिया होता है ना, एक कंडीशन होती है जिसके अंदर हमारा बोन मैस कम होना स्टार्ट हो जाता है। अगर उसी टाइम पे डिटेक्ट कर लिया जाए तो हमारी जो है वो ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन से बचा जा सकता है। लेकिन ऑस्टियोपोरोसिस अगर उसको चेक ना किया जाए ओस्टोपीनिया को, तो ऑस्टियोपोरोसिस जो होती है वो इरिवर्सिबल डैमेज होना शुरू हो जाता है हमारी बोन को, ट्रैबिकुलर बोन को, तो जिसकी वजह से उसको ट्रीट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो ट्रीटमेंट की निस्बत प्रिवेंशन जो होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ऑस्टियोपोरोसिस का। उसके प्रिवेंशन के अंदर कुछ हमारे पास पॉइंट्स होंगे, जिसमें सबसे पहला पॉइंट हमारे पास ये आता है कि हमने क्या करनी है, ऑप्टिमाइजेशन करनी है ऑफ पीक बोन मैस। यानी कि जो हमारा जो होता है वो एरा होता है ड्यूरिंग चाइल्डहुड और एडोलेसेंट, ये जो हमारा पीरियड होता है इसके दौरान हम अपने पीक बोन मैस की क्या करें, ऑप्टिमाइजेशन करें। कुछ रिसर्चेस, कुछ हाइपोथेसिस ये कहती हैं कि हमारे पास जो वेट बेरिंग एक्सरसाइजेज होती हैं ना वो बहुत ज़रूरी होती हैं ड्यूरिंग जो है बिफोर प्यूबर्टल एरिया जो होता है, बिफोर प्यूबर्टल एरिया जो प्यूबर्टी से पहले का टाइम पीरियड होता है ना, उसके अंदर जो वेट बेरिंग एक्सरसाइजेज करवाई जाती हैं, ये करते हैं, तो उसके अंदर उसके रिजल्ट्स में हमारे पास जो होती है हमारी बोन की डेंसिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास जो हमारा ग्रोथ हार्मोन होता है वो ज़्यादा एक्टिव होता है, उस ग्रोथ ज़्यादा हो रही होती है। और उस टाइम पे अगर हम वेट बेरिंग एक्सरसाइजेज करते हैं जैसे कि जंपिंग होगी, वॉकिंग होगी, तो तब हमारे पास बोन डेंसिटी जो होती है ना वो हमारी इंक्रीज़ होती है, और हमारा जो ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है वो उससे बचा जा सकता है और बहुत ही प्रोलॉन्ग हो जाता है। मतलब कि हमें ऑस्टियोपोरोसिस जो है ना वो उससे काफ़ी हद तक हम अपनी काफ़ी एडवांस एज तक उससे बच सकते हैं ऑस्टियोपोरोसिस से। सेकंड वो कहते हैं कि जब हम वेट बेरिंग एक्सरसाइजेज करते हैं जैसे वॉकिंग है, तो वॉकिंग का जो इफेक्ट होता है ना वो बहुत ही अच्छा होता है हर एज के अंदर। हमने वॉकिंग ऑलमोस्ट डेली जो है 30 to 60 मिनट की वॉक जो होती है ना वो इनफ होती है हमारे पास। इस वॉकिंग करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारी एक्टिविटी पे जो मतलब स्ट्रेस आ रहा होता है उसके नतीजे में, तो वो बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा जंपिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जंपिंग का एक प्रॉपर पैटर्न होता है, वो कहते हैं कि जंपिंग जब हम करते हैं विद 5 to 10 सेट्स, यानी कि 5 to 10 सेट्स ऑफ 10 जंप्स
हमने एक वीक के अंदर 3 से 5 दफ़ा क्या करना होता है, 10 जंप के 5 से 10 सेट लगाने। एक सेट के अंदर मतलब 10 जंप, 5 से 10 के दरमियान में जो है वो ये सेट्स लगाने होते हैं जंप के, और एक प्रॉपर रेस्ट पीरियड के साथ। ठीक है, इन जंप्स के दौरान हमने 10 to 15 सेकंड्स का रेस्ट लेना होता है। उस रेस्ट से क्या फ़ायदा होता है, वो कहते हैं इस रेस्ट से जो होता है हमारा जो फ्लूइड होता है ना, फ्लूइड का फ्लो वो काफ़ी इन्हेंस होता है, जिससे हमारी ऑस्टोब्लास्टिक एक्टिविटी जो होती है वो क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। तो कुछ ये पॉइंट्स हो गए कि ऑप्टिमाइजेशन ऑफ पीक बोन मैस, और जो है वो फिर वेट बेरिंग एक्सरसाइजेज करना बहुत ज़रूरी होता है, जंपिंग का एक प्रॉपर पैटर्न बताया कि उसके अलावा वो कहते हैं कि हमारे पास और भी हमारे लाइफस्टाइल के फैक्टर्स होते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा जो है ना वो इफेक्ट कर रहे होते हैं। जो लोग बिल्कुल इनएक्टिव होते हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, उनकी कोई प्रॉपर लाइफ जो होता है वो उसका वो नहीं होता, वे नहीं होता, कोई प्रॉपर डाइट नहीं होती, तो उनके अंदर बोन डेंसिटी जो होती है बहुत कम हो जाती है।